जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने फंडामेंटल राइट के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उसमें जो राइट टू इक्वालिटी है उसके आर्टिकल 15 को डिटेल में कवर करेंगे। आज जब हम अपने देश के नेताओं की तरफ देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो हमारे नेता हैं उनमें से कोई तो SC ST को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई उनमें से बंदा सिर्फ OBC का झंडा उठाकर घूम रहा है, कोई उसमें हिंदुओं की बात कर रहा है और कोई दोस्तों उसमें सिर्फ मुसलमानों की बातें करता है। तो ऐसे में मान लीजिए इन नेताओं को अगर पावर मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है, या कह सकते हैं कि जब ये नेता मतलब गवर्नमेंट में आते हैं तो ये पूरा पॉसिबल है कि ये नेता सिर्फ एक समाज के सेक्शन के लिए बायस्ड हो जाएं, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है। और अगर ये एक सेक्शन के लिए बायस्ड हो जाए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी दोस्तों, और उस प्रॉब्लम को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। मान लो सत्ता में कोई ऐसा नेता आ गया जो केवल हिंदुओं की बात करता है या केवल मुसलमानों की बात करता है, और वो बंदा आसपास के उसके जितने स्कूल्स हैं, आपके आसपास के जितने स्कूल हैं, अस्पताल हैं, उसमें ये लिखा हुआ मिल सकता है कि ये स्कूल केवल मुसलमानों के लिए है, या लिखा मिल सकता है कि केवल हिंदुओं के लिए है। इसी तरह सड़कों पर आपको ऐसे बोर्ड नज़र आने लगेंगे जहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ पर केवल हिंदू ही चलेंगे या केवल मुसलमान ही चलेंगे। यानी जो पार्टी सत्ता में होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जैसे कि सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सड़कें, पार्क वगैरह, ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं ये सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए या अपनी कास्ट के लिए या अपने रिलीजन को ही उपलब्ध कराएगी। इस तरह की हालत पैदा ना हो, इसीलिए दोस्तों हमारे संविधान बनाने वालों ने आर्टिकल 15 को हमारे संविधान में जगह दी। आर्टिकल 15 सरकार को ये कहता है कि जब आप ये पब्लिक फैसिलिटीज़ जो सरकार द्वारा दी जानी है, सरकार द्वारा दी जाती है, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड फैसिलिटीज़ है या जिसमें स्टेट की पार्टनरशिप है, जब आप ऐसी फैसिलिटीज़ लोगों को मुहैया कराएंगे तो उस समय आप धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आप यानी केवल धर्म के नाम पर, केवल रेस के नाम पर, केवल कास्ट के नाम पर, जेंडर के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों कोई पार्टी पावर में हो, सड़क बने, चाहे अस्पताल बने या स्कूल बने, वो सब के लिए बनता है, किसी एक स्पेशल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं बनती। इसका मतलब आर्टिकल 15 ये कहता है कि स्टेट जो है किसी को केवल रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो इन 5 ग्राउंड्स के अलावा कर सकता है स्टेट अगर किसी के साथ भेदभाव चाहे। फॉर एग्जांपल, आपने किसी सड़क पर ये लिखा देखा होगा कि यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ, बस, ट्रक वगैरह अलाउड नहीं है, तो ये तो भेदभाव हुआ ना। लेकिन ये वाला भेदभाव अलाउड है, ये भेदभाव उचित है, क्योंकि आर्टिकल 15 सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन को ही डिसअलाउ करता है। तो ये तो बात हुई स्टेट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। अब जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ तो देखो सरकार उपलब्ध नहीं करा सकती। जगह जगह आप ये देखते हो कि प्राइवेट स्कूल भी हैं, दुकानें भी हैं, प्राइवेट होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। तो क्या ये अलाउड है कि एक रेस्टोरेंट का मालिक अपने रेस्टोरेंट के सामने एक बोर्ड लगा दे कि भैया मैं तो अब से सिर्फ मुसलमानों को ही खाने खिलाऊंगा, या लिख दे कि मैं तो अब से सिर्फ हिंदूज़ को ही खाना खिलाऊंगा? तो क्या ये अलाउड होगा? तो बिल्कुल भी नहीं अलाउड होगा दोस्तों। रेस्टोरेंट का मालिक ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 15 उसको ऐसा करने नहीं देगा। आर्टिकल 15 कहता है कि दुकानें या पब्लिक रेस्टोरेंट्स और जितने भी एंटरटेनमेंट के जगह हैं, मनोरंजन की जगह हैं, पानी पीने के घाट हैं या बेदिंग घाट्स हैं, इन जगहों पर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर किसी भी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए भले ही ये प्राइवेट बंदे की प्रॉपर्टी क्यों ना हो। तो देखो ये बात तो क्लियर हो गई कि आर्टिकल 15 जो है वो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों को रोकता है, दोनों पर लागू होता है। किसी को भी रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स के नाम पर या प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर भेदभाव करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन देखिए, एक तरफ जहां आर्टिकल 15 इन 5 ग्राउंड्स पर भेदभाव को रोकता है, वहीं आर्टिकल 15 ही स्टेट को प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करने की इजाज़त देता है। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन अर्थात संरचनात्मक भेदभाव, मतलब
मतलब इसमें बात है आर्टिकल 15 के एक्सेप्शंस की। अब ये समझना ज़रूरी है कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, हमारे देश में ऐसे कई सेक्शंस हैं, कई वर्ग हैं जिन्हें सदियों से दबाया कुचला गया है, जिसकी वजह से वे लोग हमारे सोसाइटी के बाकी सेक्शंस के लोगों से काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए हैं। इसीलिए हमारा जो संविधान है वो ये बोलता है कि ये भी राज्य की जिम्मेदारी होगी, ये भी सरकार की जिम्मेदारी होगी कि भारत के समाज में जो ग्रुप ऐतिहासिक रूप से डिसएडवांटेजेड रह गए हैं या फिर आज की तारीख में जो ग्रुप डिसएडवांटेज की पोजीशन में हैं, उनकी तरफ स्टेट एक मदद का हाथ बढ़ाए, एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाए और उन्हें भी समाज की बराबरी में लेकर आए। तो अब देखिए, हमारे सामने अब सवाल ये है कि ऐसे कौन से सेक्शंस हैं सोसाइटी के जिन्हें इस प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की ज़रूरत है। अब ये सेक्शन कौन है? ये सेक्शन है वीमेन, चिल्ड्रन, SC, ST या फिर ऐसे नागरिक जो दूसरे लोगों से सोशली रूप से पिछड़े हैं, एजुकेशनली रूप से पिछड़े हैं, या जिसे आज OBC कहते हैं। तो देखो, ये तो तय हो गया कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि इन सब को, महिलाओं को, बच्चों को, OBC को, SC, ST को मुख्य धारा में लाया जाए, इन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाएं ताकि समाज में इनको भी बराबरी पर आकर खड़े होने का हक मिल सके। लेकिन क्वेश्चन तो ये है ना कि इन्हें किस तरह की मदद देनी चाहिए, स्टेट इन्हें किस तरह की मदद दे सकता है। तो देखिए, स्टेट काफ़ी कुछ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, महिलाओं के लिए जैसे गांव की जो पंचायत है, गांव की प्रधानी है, वहां पर उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, या म्यूनिसिपैलिटीज़ में उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, वहां कुछ सीटें उनके लिए स्टेट रिजर्व कर सकता है और किया भी है। जैसे यूपी में आप देखो कि पंचायतों में 33% रिजर्वेशन दिया गया है ताकि उनकी हिस्सेदारी बढ़े, इससे उनका एम्पावरमेंट होगा। बच्चों के लिए स्टेट क्या करेगा? फ्री एजुकेशन दे सकता है। इसके अलावा जो SC और ST कम्युनिटी हैं या जो OBC कम्युनिटीज़ हैं, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन दिया जा सकता है एडमिशन के टाइम पर, या उनकी फ़ीस में कमी की जा सकती है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि आर्टिकल 15 जो है वो SC, ST और OBC को मिलने वाला जो रिजर्वेशन है उसकी बुनियाद है, उसका फाउंडिंग स्टोन है। पूरा का पूरा जो रिजर्वेशन का फाउंडेशन है दोस्तों, वो आर्टिकल 15 के ऊपर है, आर्टिकल 15 में है। आज आप हमारे देश में ये देखिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें 7.5% सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं, 15% सीटें SC लोगों के लिए रिजर्व हैं और 27% सीटें OBC क्लासेस के लिए रिजर्व हैं। तो ये क्या है? ये प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ही तो है, संरक्षणात्मक भेदभाव होता है जो आर्टिकल 15 से हमें मिल रहा है। और आर्टिकल 15 का ये एक तरह से आप देखो, ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। और मज़ेदार बात देखो यहाँ पर ये भी है कि जो OBCs हैं, यानी संविधान में जिन्हें SEBC कहा गया, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनके अंदर कुछ ऐसे सेक्शन भी तो होंगे जिनके पास पैसा आ गया, जो अमीर हो गए, जो मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। और एक बड़ा सेक्शन ऐसा भी होगा OBC के अंदर जो अभी भी बैकवर्ड है। तो OBC के जो एडवांस सेक्शन हैं उनको कहते हैं क्रीमी लेयर, और इन क्रीमी लेयर वालों को रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता। यानी OBC में सिर्फ आरक्षण का फ़ायदा उन्हीं तबकों को मिलता है जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। अगर और आसान लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूं तो हम कह सकते हैं कि जो लोग अच्छी कुर्सियों पर पहुंच गए हैं, अच्छी पोजीशंस जो होल्ड कर रहे हैं, उनके बच्चों को क्रीमी लेयर माना जाएगा और उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपकी कैटेगरी OBC है और 5-7 साल बाद आप IAS ऑफिसर बन जाते हैं, तो आपके बच्चों को दोस्तों क्रीमी लेयर का हिस्सा माना जाएगा और आपके बच्चों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा क्रीमी लेयर इस बात पर भी देखो डिपेंड करेगा कि आपके जो फादर हैं वो कितना कमाते हैं। अगर आपके फादर की सालाना जो आमदनी है वो 8 लाख रुपये या उससे ज़्यादा है, तो ऑलरेडी आप क्रीमी लेयर का पार्ट हैं, मलाईदार तबके में आप आते हैं, तो आपको अब रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। और हाँ, एक बात और, जब हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो रिजर्वेशन के बारे में हमें ये भी मालूम होना चाहिए, ये भी जान लेना चाहिए कि गरीबी हटाने का प्रोग्राम नहीं है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन सरकार का एक तरीका है सोशल जस्टिस देने का, समाज में न्याय स्थापित करने का। तो दोस्तों, ये हमने कुछ बेसिक बातें कर ली आर्टिकल 15 की। अब आर्टिकल 15 को हम थोड़ा और डेप्थ में देखेंगे। होप कि यहाँ तक आपका एक बहुत शानदार बेस बन गया होगा।
अब देखिए आर्टिकल 15 का आप क्लोज बाय क्लोज देखिएगा। आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 1 है ये कहता है कि जो स्टेट है वो नागरिकों के बीच में सिर्फ रिलीजन के बेस पर, सिर्फ रिलीजन के बेस पर या सिर्फ नस्ल के बेस पर या फिर लिंग के बेस पर या जात के बेस पर या जन्म स्थान के बेस पर, केवल इन आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब देखो ये जो बात आई है कि इन आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसमें दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट शब्द कौन से हैं? पहला शब्द है डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा शब्द है ओनली, यानी भेदभाव और केवल। ये दो शब्द हैं इस पूरे टेक्स्ट में। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि राज्य किसी भी, यानी यहां डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है, देखो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो स्टेट है वो किसी भी तबके के साथ भेदभाव नहीं करेगा, और अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा भी तो वो पॉजिटिव होगा। और ओनली का मतलब है कि सिर्फ इन आधारों पर, ये जो 5 आधार हैं, केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता, इसके अलावा बाकी आधारों पर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल शिक्षा के आधार पर भेदभाव हो सकता है, किसी के निवास स्थान प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पर भेदभाव हो सकता है। अब बात करते हैं 15(2) की। 15(2) कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और ये जो भेदभाव नहीं होगा 15(2) के अनुसार, ये जो भेदभाव नहीं होगा ये उसके साथ होटल में जाने से कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी मनोरंजन स्थल पर जाने से भेदभाव नहीं होगा, कोई पार्क वगैरह, कोई सिनेमा घर या किसी कुएं से पानी भरने में भेदभाव नहीं होगा, या किसी सड़क का यूज़ करने में भेदभाव नहीं होगा। ये बात है 15(2) में। यहाँ पर देखो एक बात पर ध्यान दीजिए कि जो 15(2) है ये स्टेट को भी भेदभाव करने से रोकता है और ये किसी प्राइवेट बंदे को भी भेदभाव करने से रोकता है, जबकि 15(1) केवल सरकार को भेदभाव करने से रोकता है, केवल स्टेट को। ये बात आप इस फर्क को महसूस कीजिए। अब बात करेंगे 15(3) की। 15(3) कहता है कि जो स्टेट होगा वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है, इसमें जो ट्रांसजेंडर हैं उनको थर्ड जेंडर माना गया, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। 15(3) में क्या कहा गया कि स्टेट जो है वो महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष कदम उठा सकता है। और देखिए आप जानते हो कि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में, स्टेट लेजिस्लेचर में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन प्रपोज किया है। हालांकि अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। और भारत की जो लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का मैंने उदाहरण दिया था कि नगर पालिकाओं में और गांव की पंचायतों में महिलाओं के लिए ऑलरेडी 33% कोटा है, ताकि पॉलिटिक्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, उनका एम्पावरमेंट हो। अब 15(4) की बात करते हैं। 15(4) बोलता है कि इस आर्टिकल का कोई भी हिस्सा और आर्टिकल 29(2) का, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, वो कहता है कि इस आर्टिकल का कोई पार्ट और 29(2) राज्य को ओबीसीज के लिए स्पेशल कदम उठाने से नहीं रोकेंगे। 15(4) कहता है कि इस आर्टिकल का कोई भी हिस्सा या 29(2) ओबीसीज के लिए या एससीज के लिए या एसटीज के लिए भी कोई स्पेशल कदम उठाने से स्टेट को नहीं रोका जाएगा। और दोस्तों ये जो 15(4) है ये पहले संविधान संशोधन 1951 से जोड़ा गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 15(5) कहता है कि स्टेट को ये पावर है कि वो ओबीसीज के लिए, एससीज के लिए और एसटीज के लिए, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, यानी यूनिवर्सिटीज़ में, डिग्री कॉलेज में उन्हें एडमिशन में रिजर्वेशन दे सकता है। चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही क्यों ना हो, प्राइवेट डिग्री कॉलेज ही क्यों ना हो, वहाँ भी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कोटा रखा जा सकता है। ये बात आई है 15(5) में। और 15(5) को जोड़ा गया था दोस्तों 93वें संविधान संशोधन 2005 से।
अब देखो, जो ओबीसी हैं, ओबीसी रिजर्वेशन भारत में एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी के तहत आता है, जो सकारात्मक कदम है उसके तहत आता है, जो समाज के डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस हैं उनके लिए। और हमने भी पढ़ा कि जो 93वां संविधान संशोधन 2005 आया था, जिससे आर्टिकल 15(5) को शामिल किया गया, और 2006 में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन का एक्ट आया था, जिसमें संसद ने 27% कोटा दिया ओबीसी वालों को। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उन सब में 27% कोटा दिया। एडमिशन में आईआईटी और आईआईएम में भी कोटा मिला था। ये बहुत बड़ा कदम था भारत में जो सरकार के द्वारा उठाया गया, ये काफ़ी बड़ा कदम था। और आप एक बात देखो कि जब ओबीसी पर बहस चलती है तो ओबीसी के अंदर देखो हजारों जातियां हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि ओबीसी की इन जातियों में से ओबीसी कोटे का फायदा चंद जातियां ही उठा रही हैं, और बहुत बड़ा एक हिस्सा ओबीसी का ऐसा है जिन्हें ओबीसी कोटे का फायदा नहीं मिल रहा। तो ये जांच परख करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है रोहिणी कमीशन। आर्टिकल 340 का इस्तेमाल करते हुए 2017 को राष्ट्रपति ने ये आयोग बनाया ताकि बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को जांचा जा सके, परखा जा सके। और 2018 में न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग ने 1,30,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों को जांचा, परखा, इन्वेस्टिगेट किया, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है भारत के, उनमें जो ओबीसी लोगों के एडमिशन्स होते हैं उनका रिव्यू किया, उनकी समीक्षा करी, और ये पाया कि जो 97% रिजर्वेशन का फ़ायदा है उसको सिर्फ 25% ओबीसी की जातियां उस मलाई को खा रही हैं। यानी जो केक है, जो मलाई है, उस मलाई का 97% हिस्सा केवल 25 लोग खा रहे हैं, और बाकी 75% ओबीसी की जातियों को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। इसलिए न्यायमूर्ति रोहिणी कमीशन ने इस बात पर जोर दिया कि ओबीसी कोटे का बंटवारा सही तरीके से होना चाहिए, यानी सब कैटेगराइजेशन ऑफ कोटा होना चाहिए। यानी जो 27% रिजर्वेशन का हिस्सा है, ये सब ओबीसी जातियों के बीच इसका बंटवारा सही से होना चाहिए। इसे कहते हैं सब कैटेगराइजेशन या उपवर्गीकरण, ताकि सभी ओबीसी जातियों को बराबर फायदा मिले। तो रोहिणी कमीशन पर दोस्तों क्वेश्चन आए हैं पिछले कुछ सालों में डिफरेंट कमीशन से, और रोहिणी कमीशन ने दोस्तों देखो 6 साल इसने अध्ययन किया, और पिछले साल अपनी रिपोर्ट इसने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को सौंप दी है, जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है, और अब सरकार इसका बहुत केयरफुली रिव्यू कर रही है कि कैसे इसको हम लागू करें। 15(5) के बाद अब आप देखिए आर्टिकल 15(6) क्या कहता है। 15(6) बोलता है कि जो EWS वाले हैं, यानी समाज का वो तबका जो SC, ST और OBC में कवर नहीं होता, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न कर रहा। मैं फिर रिपीट करूँगा कि वो लोग जो SC, ST और OBC में कवर नहीं होते, उनके अंदर जो गरीब लोग हैं उन्हें 10% कोटा दिया गया, और इसके लिए 103वां संविधान संशोधन पास किया गया 2019 में, और उसी के अंतर्गत ये आर्टिकल संविधान में शामिल किया गया, और इसको ही EWS कोटा भी कहते हैं। लेकिन इसमें भी क्रीमी लेयर का, मलाईदार तबके का सिद्धांत लागू है। जिनके माँ बाप की इनकम सालाना 8 लाख रुपये से ज़्यादा है, उन्हें EWS कोटे का फ़ायदा नहीं मिलेगा। 8 लाख से कम वालों को ही फ़ायदा मिलेगा। जिनके पास खेती की 5 एकड़ ज़मीन है या उससे ज़्यादा है, उन्हें भी इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी 5 एकड़ से कम ज़मीन होनी चाहिए EWS का लाभ उठाने के लिए। और किन लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है? देखो, 1000 स्क्वायर फीट का जिनके पास फ्लैट है, उन्हें भी इससे बाहर रखा गया है। जिनके पास 100 गज़ का 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है किसी शहर में, शहरी इलाके में, वो भी इससे बाहर हैं, उन्हें भी EWS का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जिनके पास गांव में 200 स्क्वायर यार्ड का यानी लगभग 200 गज़ का प्लॉट है, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा, वो भी इसके दायरे से बाहर होंगे। तो ये हमने बात करी आर्टिकल 15(6) की। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस हैं जिनका संबंध आर्टिकल 15 से ही है। जैसे पहला केस आप देख पा रहे हैं
स्टेट ऑफ मैड्रास वर्सेस चंपाकम दोराईराजन 1950। देखो अदालत ने इसमें जजमेंट देते हुए कहा था कि जात के नाम पर देश में जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है यानी एससी वालों को, एसटी वालों को, ये आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन है। ये बात कोर्ट ने बोली 1950 में। और ये कहा अदालत ने कि जो रिजर्वेशन है ये राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन करता है और रिजर्वेशन देने से मना कर दिया। अब इसका केस का परिणाम क्या निकला? तो इससे देखो, इस केस को इनवैलिडेट करने के लिए इस जजमेंट को संसद पहला संविधान संशोधन लेकर आई थी। तो ये दोस्तों बात हुई इस मुकदमे की। दूसरा मुकदमा MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 का केस है। इसमें मैसूर की सरकार ने 68% रिजर्वेशन दे दिया था कॉलेज रिजर्वेशन में। तो इसको एक्सेसिव डिक्लेयर किया अदालत ने, कहा कि तो बहुत ज़्यादा है, निराधार है। इस पूरे कानून को अदालत ने कट कर दिया और 50% की सीमा लगाई रिजर्वेशन पर, कहा कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा केस है देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 64 का केस है। अदालत ने इसमें कहा कि अगर रिजर्वेशन कुल मिलाकर 50% से ज़्यादा होता है, यानी 100 सीटें हैं और 50 से ज़्यादा सीटें रिजर्वेशन में जा रही हैं, तो ये गलत है, ये इनवैलिड है। नेक्स्ट केस स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस। इस केस में ये दोहराया अदालत ने कि जो रिजर्वेशन है वो कोई अपवाद नहीं है, बल्कि वो समाज में बराबरी लाने के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। मतलब आरक्षण कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, बल्कि ये लाया इसलिए गया ताकि समाज में इक्वालिटी लाई जाए। नेक्स्ट तो काफ़ी फेमस केस है जिसे आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 92 केस है। अदालत ने इसमें कहा था कि जो कुल रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और अदालत ने ओबीसी वालों को जो 27% कोटा ओबीसी को उस समय की सरकार ने दिया था उसको स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है, लेकिन क्रीमी लेयर का सिद्धांत भी अदालत ने लागू किया और कहा कि क्रीमी लेयर वालों को, यानी जो संपन्न तबका है ओबीसी वाला, उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसने 50% की सीमा आरोपित की आरक्षण पर, मोहर लगाई कि इससे ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा। नेक्स्ट केस है M नागराज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो 77वां संविधान संशोधन आया था। 77वें संविधान संशोधन में संसद ने कहा था कि जो SC ST लोग हैं, नौकरी पाने के बाद उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। सिपाही होगा तो उसे दरोगा बनाने के लिए रिजर्वेशन मिलेगा, अगर सब इंस्पेक्टर होगा तो उसे इंस्पेक्टर बनाने के लिए रिजर्वेशन मिलेगा, इंस्पेक्टर होगा तो उसको डिप्टी SP बनाने के लिए रिजर्वेशन मिलेगा। तो नागराज केस में अदालत ने उस 77वें संविधान संशोधन को मान्यता दे दी कि कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त लगाई, लेकिन कहा कि आप 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। अगर आप SC ST वालों को प्रमोशन में भी आरक्षण देना चाहते हो तो आपको 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। पहला तो ये कि आप ये सिद्ध करिए कि वास्तव में ये तबका पिछड़ा है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। दूसरा, जिस चेयर पर आप इन बंदों को प्रमोट करके ले जाना चाह रहे हो, उन जगहों पर इन तबकों का रिप्रेजेंटेशन कम है, प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ ये कम है उच्च पदों पर। और तीसरा ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जब आप किसी SC ST कैंडिडेट को उच्च पद पर भेजोगे तो उससे काम काज की एफिशिएंसी पर, कार्य कुशलता पर, काबिलियत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो इसको कहते हैं ट्रिपल टेस्ट, जो नागराज केस के आलोक में अदालत ने कहा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट केस है IR कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु केस। इसमें तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि जो 50% की रिजर्वेशन लिमिट चली आ रही है उसका पालन करिए। PA इनामदार वर्सेस महाराष्ट्र केस 2005 में अदालत ने कहा कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, उनमें एडमिशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा SC और ST को, यानी SC ST को सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन में कोटा है, लेकिन जो माइनॉरिटी वाले इंस्टीट्यूट हैं आर्टिकल 30 के तहत बने हुए, वहाँ SC ST को कोटा नहीं मिलेगा। ये बात आई PA इनामदार और महाराष्ट्र केस में। नेक्स्ट अशोक ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 का केस है। इसमें 93वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा और ये कहा अदालत ने कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट डिग्री कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, उसमें एडमिशन में कोटा मिलेगा। राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में जाट समुदाय को सेंट्रल गवर्नमेंट की
नौकरियों में ओबीसी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, यानी जाटों को सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी लिस्ट से बाहर किया गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जय श्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 के केस में मराठा रिजर्वेशन को स्ट्रक डाउन किया कोर्ट ने और कहा यह असंवैधानिक है, यह गलत है मराठा आरक्षण। और जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 का केस है, इसमें ये जो EWS का 103वां संविधान संशोधन था, जिसमें एजुकेशन में और नौकरियों में EWS वालों को कोटा दिया गया, इसको अदालत ने उचित ठहराया और रिजर्वेशन का एक नया रेजीम क्रिएट हुआ, एक नई कैटेगरी क्रिएट हुई। तो इस तरह दोस्तों हमने आर्टिकल 15 को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। उसके आलोक में, उसके बैकग्राउंड में जो अदालतों के इंपॉर्टेंट केसेस थे, उनका जो फॉलआउट था, जो उनका परिणाम था, उसको हमने विस्तार से डिस्कस किया। इसके बाद आर्टिकल 16 को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।